आपके मंत्री यहां बकवास करते हैं। जब सेना लड़ रही थी 8 मई को जब सेना लड़ रही थी, आप आईएसआई से बात कर रहे थे। जो आतंकवाद को जन्म देते हैं आप उनसे बात करते हैं। आसिम मुनीर और आसिम मलिक दोनों से आप बात कर रहे थे। प्रधानमंत्री जी, आप गोदी मीडिया से अपनी चाटुकारिता दिन रात करवाना चाहते हैं, करवाइए, कोई हमें दिक्कत नहीं है, वो लोग करेंगे ही। लेकिन जब युद्ध का समय है, लड़ाई का वक्त है, इतने गंभीर समय में है, ऐसे समय में आप ऐसे समय में झूठी खबरें वहां पे चलवा रहे हैं, लाहौर में घुस गए, इस्लामाबाद में घुस गए, यहां कराची में कब्जा हो गया, रावलपिंडी में कब्जा हो गया। अरे भाई, ऐसे वक्त में हमारी सेनाएं लड़ रही होती हैं, उनको सही जानकारी सारी चीजों की होती है, परिस्थितियों का। आप उनके जीवन को संकट में डाल रहे हैं। कौन कहां लड़ रहा है, किस पोजीशन पे है, आप दुनिया भर की जो भी मन हो रहा खबरें चलाए जा रहे हैं मीडिया पे। लेकिन इतने गंभीर विषय पे दोनों सदनों के अंदर चर्चा हो रही है। 18 घंटे काम करने वाला प्रधानमंत्री 2 घंटे भी दोनों सदनों में क्यों नहीं है, यह सवाल हम लोग पूछना चाहते हैं। कह रहे हैं आपकी बात सुनने के लिए नहीं आना चाहते, राजनाथ सिंह की बात सुनने आ जाते। ये लोग भी बकवास करते हैं। हम लोग जब बोले मत सुनो, भेज दो वापस, कम से कम अपने लोगों की तो सुनने आ जाओ। वो भी सुनने नहीं आते, बकवास बोला सब, बकवास सब नहीं, उन्होंने बोला हट जाएगा दोनों। जैसे आप उनका सुन ले, वैसे मैंने उनका सुन लिया। तो आपके मंत्री यहां बकवास करते हैं। आपके माननीय मंत्री, सांसद, नेता जो आते हैं यहाँ बकवास मत बोलिएगा, आप चेयर ने मना कर दिया। चलो, प्रधानमंत्री जी अवतार हैं, वो अदृश्य रह के भी कहीं मौजूद हो सकते हैं। उनको आना नहीं होता शारीरिक रूप से, वो प्रकट हो जाते हैं। नॉन बायोलॉजिकल है सर वो। कल से कहा जा रहा है हमने अपने आप सीज फायर डिक्लेयर किया, इसमें किसी तीसरे देश का हस्तक्षेप नहीं है। सीज फायर का डिक्लेरेशन भारत की धरती से नहीं होता, अमेरिका की धरती से होता है। अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप वो ट्वीट करके जानकारी देता है सीज फायर हो गया दोनों देश में। आई लव पाकिस्तान। ये आज आप नारी शक्ति की बातें दोहरा रहे हैं। जो आप नारी शक्ति का अधिनियम लाए हैं, उसको लागू क्यों नहीं करते? वो 10 साल बाद लागू क्यों होगा? क्या आज की नारी 10 साल इंतजार करेगी उसके लागू करने के लिए? क्या बात है। आज संसद में बैठे हुए सत्ता पक्ष के मेरे साथी ज्यादा से ज्यादा अतीत की बातें करते हैं। 1921 में क्या हुआ, कब हुआ, नेहरू जी ने क्या किया। अरे वर्तमान की बात करिए, देश को बताइए आप क्या कर रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी क्या है? कि सारी जिम्मेदारी जवाहरलाल नेहरू की है। अध्यक्ष महोदय जी, ये सरकार आर्थिक न्याय का सुरक्षा कवच तोड़ रही है। आज संसद में बैठी ये सरकार बेरोजगारी और महंगाई से जूझ रही हमारी जनता को क्या राहत दे रही है? कृषि के कानून भी बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए बन रहे हैं। सही एमएसपी को छोड़िए, डीएपी तक नहीं मिल रहा है। वायनाड से लेकर ललितपुर तक इस देश का किसान रो रहा है। आपदा आती है तो उसको कोई राहत नहीं मिलती। भगवान भरोसे है आज इस देश का किसान, उसको छोड़ दिया गया है। आज हिमाचल में देखिए, जितने भी कानून बने हैं वो सब बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए बन रहे हैं। हिमाचल में जो सेब उगता था, उसके जो छोटे छोटे किसान हैं वह रो रहे हैं, क्योंकि एक व्यक्ति के लिए सब कुछ बदला जा रहा है। सुनने की हिम्मत रखो। डिस्टर्ब ना करिए सभापति महोदय, मेरा टाइम इसमें काउंट नहीं होगा।
आप इधर अरे यार बेईमानी से जीता है तो ज्यादा ना बोलो। मालूम है कितने बड़े तीरंदाज हो। इधर बेईमान हो, बेईमान हो, बेईमान हो, बेईमान हो, बेईमान हो। अरे छोड़िए यार, अबे कोई नोटिस नहीं लेता तुम्हें, छोड़ो छोड़ो, कोई नोटिस नहीं लेगा तुम्हें। मेरा खुला आरोप है सरकार पर, आरएसएस का जब तक कोई फंडामेंटल कोर्स नहीं करेगा, बेसिक कोर्स, तब तक उसकी नियुक्ति नहीं होगी। आप क्या सोच रहे हो देश नहीं देख रहा है नौजवान? मैं कहना चाहता हूं चुनौती के साथ, वित्त मंत्री अपने जवाब में बता दें, अनुसूचित जनजाति का एक भी व्यक्ति देश में अरबपति हो तो बता दो, एक भी अरबपति हो तो बता दो, एक भी दलित को अरबपति आपने बना दिया हो तो बता दो, एक भी पिछड़े को बना दिया हो तो बता दो। आप जवाब में दे देना, आप डेटा दे देना, आप डेटा दे देना, हमारी दबाव नहीं रुकेगी। बहुत बड़े राष्ट्रभक्त आप बनते हो, रोजगार आप दे नहीं पा रहे हो, देश के पैरामिलिट्री फोर्सेस को आप पुरानी पेंशन दीजिए। आप राष्ट्रभक्त है ना, सीमा पे जो सुरक्षा कर रहे हैं, जो शहादत झेल रहे हैं, मेरी मांग है कि आप उनकी ओपीएस दीजिए। तरह तरह के जो आप लोग षड्यंत्र अपना रहे हो, और इसीलिए उत्तर प्रदेश से तो आपको कर ही दिया है बाहर, देश से भी बाहर जल्दी करेंगे, और हमारे साथी मिलकर दूसरे प्रांतों से भी बाहर करेंगे। अरे आपको कुछ नहीं पता है, अरे यही तुम्हारे सैनिकों के लिए यही तुम्हारा भाव है। 1000 से ज्यादा शिक्षा मित्र। सरकार पूरी तरह से गरीब विरोधी, किसान विरोधी, नौजवान विरोधी, बुनकर विरोधी, छात्र विरोधी, दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी, मजदूर विरोधी, जितनी भी अगर उपाधियां दी जाएंगी सभापति महोदय वो कम है। और मैं कोई राजनीतिक भाषण नहीं दे रहा हूं, मैं उदाहरण सहित आपको जब नंबर आए तो बोल देना, और हमें पता है आपका नंबर भी नहीं आएगा आपकी पार्टी में, यह भी पता है हमें। सभापति महोदय, श्रद्धेय नेताजी ने हमेशा कहा है कि चुनाव में या जनता के बीच किया हुआ वादा अगर आप पूरा नहीं करते हैं तो वो भी एक सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। और उस भ्रष्टाचार में अगर किसी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है तो बीजेपी की और एनडीए की सरकार ने बनाया है। सभापति महोदय, 2014 के चुनाव के समय प्रधानमंत्री जी ने वादे किए कि 2 करोड़ रोजगार हर साल मिलेंगे। स्वामीनाथन जी, जिनको भारत रत्न दिया है, सरकार को मैं धन्यवाद देता हूं, लेकिन वो धन्यवाद अधूरा है जब तक उनकी सिफारिशों को नहीं मानते हो। 2007-8 से लगातार मांग चल रही है देश में कि स्वामीनाथन जी की जो सिफारिश है किसानों को 1.5 गुना समर्थन मूल्य देने का, एमएसपी की गारंटी देने का, कानूनी हक और अधिकार देने का, उस गारंटी को आज तक नहीं माना, आज तक नहीं माना, आज तक नहीं माना। स्वामीनाथन जी को आज तक नहीं माना। अध्यक्ष जी, डिस्टर्ब ना करिए। सभापति महोदय, मेरा टाइम इसमें काउंट नहीं होगा। आप इधर, अरे यार, इसे जीता है तो ज्यादा ना बोलो। मालूम है कितने बड़े तीरंदाज हो। इधर सुनो, स्वामीनाथन जी की आपने नहीं मानी, एमएसपी आपने लागू नहीं की। कितनी बढ़िया बातें कि खाद पे हम सब्सिडी बढ़ा रहे हैं, पहले 50 किलो को 45 किलो, फिर 45 किलो को 40 किलो, और मुझे लगता है कि एक तीसरा कार्यकाल पूरे होते होते केवल 10 ही किलो बचेगा खाद के कट्टे में, इससे ज्यादा नहीं बचेगा। मंडी एक नहीं बनाई, आत्महत्या इतनी कर रहे हैं किसान, और किसान अगर अपनी एमएसपी की मांग करते हैं, हजारों किसान यही दिल्ली की सीमा पर मारे जाते हैं, और आप सोचते हो कि आपकी बात को कोई समझेगा नहीं। सभापति महोदय, नौजवानों को कितना गुमराह किया गया। नौजवानों से कह दिया गया हर साल 2 करोड़ रोजगार। मैं आज सवाल पूछता हूं अपने नौजवानों की ओर से, बताएं भारतीय जनता पार्टी के लोग और सरकार में बैठे लोग, 10 साल आपने राज कर लिया है, आखिर 20 करोड़ नौजवानों को रोजगार कहां है? अरे छोड़िए यार, अबे कोई नोटिस नहीं लेता तुम्हें, छोड़ो छोड़ो, कोई नोटिस नहीं लेगा तुम्हें। 20 करोड़ नौजवान के रोजगार का हिसाब कहां है? आज 11वें बजट में जब याद आई तो वो भी ट्रेनिंग की बात करते हो। मैं कहना चाहता हूं आईआईएम, आईआईटी के नौजवानों को रोजगार नहीं दे पा रहे हो। आप सोच रहे हो इंटर्नशिप के इस छोटे से सुगूफे से नौजवान खुश होंगे? देश के नौजवान खुश होने वाले नहीं है। सभापति महोदय, शिक्षा के मसले पर लगातार बजट घटाया जा रहा है, लगातार सरकारी शिक्षा कम की जा रही है, और यह बीजेपी की सरकार की लगातार प्रयास है कि नौजवान शिक्षित होंगे तो सवाल पूछेंगे। देश की जेएनयू से लेके, बीएचयू से लेके, एमयू से लेके जितने बड़े संस्थान हैं, सारे संस्थानों को बर्बाद कर दिया है। एक भी दलित, एक भी पिछड़े, कहीं आपका वाइस चांसलर नहीं है।
लगातार जितने भी आपके प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्तियों में आरएसएस का जब तक कोई फंडामेंटल कोर्स नहीं करेगा, बेसिक कोर्स, तब तक उसकी नियुक्ति नहीं होगी। आप क्या सोच रहे हो, देश नहीं देख रहा है नौजवान? यूजीसी का बजट, यूजीसी का अभी हमको जेल में भेजा है, कल तुमको जेल में आना है, तुम सबको जेल में आना है। जेल का बजट बढ़ा दो, जेलों को ठीक कर दो, अगला नंबर तुम्हारा है, तुम्हें जेल में आना है। मिस्टर संजय सिंह, कम जेलों को तो ठीक कर दो, अगला नंबर तुम्हारा। आपका मकसद ट्रायल कराना नहीं, न्याय दिलाना नहीं, आपका मकसद हम लोगों को पकड़ के जेल में रखना है। जितना जेल में डालोगे उतना गर्त में जाओगे। जिसने भी ये राजनीति की है उसका समापन हो गया है। अभी 240 पे पहुंचे हो, कल 24 पे पहुंचोगे, इसके बाद 2 पे भी आओगे। आप वो लोग हैं जिन्होंने भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी को प्रभु श्री राम के मंदिर के शिलान्यास में नहीं बुलाया। आप वो लोग हैं जिन्होंने मौजूदा राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं बुलाया। आप दलितों से, पिछड़ों से, आदिवासियों से, अल्पसंख्यकों से, मुसलमानों से नफरत करने का काम करते हैं। ये आपकी सच्चाई है। आपने रेहड़ी पटरी वालों को कहा अपने नाम के आगे नेम प्लेट लगाओ, हिंदुओं की, मुसलमान, दलितों के पीछे आदिवासी हो, क्या हो ये बताओ। अगर नेम प्लेट लगवाना है तो लगवाइए गले में नेम प्लेट। नीरव मोदी के गले में नेम प्लेट लगवाइए कि 20,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान का वो बाकी है, लगवाइए नेम प्लेट। 10,000 करोड़ रुपए विजय माल्या हिंदुस्तान का बाकी है, लगवाइए नेम प्लेट गले में। ललित मोदी के कि 3,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान का लूट के भाग गया, लगवाइए नेम प्लेट। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं नितिन संदेशरा के कि वो 6,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान का लूट के भाग गया, लगवाइए नेम प्लेट। अडानी के कि 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा आपने एक आदमी को दे रखा है, लगवाइए नेम प्लेट उन पूंजीपतियों को जिन्होंने हिंदुस्तान की बैंकों को खाली करने का काम किया। मान्यवर, मैं जानता हूं इनके मन में दर्द होगा। मान्यवर, अभी चुनाव हारे हैं ये उत्तर प्रदेश में, तो वहां पर अगर कोई बोर्ड लगाएगा जाटव ढाबा, कोई अपने ढाबे के आगे अगर वाल्मीकि ढाबा लिखेगा तो आप लोग उसके यहां खाने नहीं जाओगे। मैं जानता हूं आपकी मानसिकता। देश के प्रधानमंत्री को 73 साल की उम्र में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना है, लेकिन किसान का बेटा नौजवान सेना में 4 साल की नौकरी करेगा। ये भेदभाव क्यों है? 20 करोड़ नौकरियां आपने नहीं दी, फिर नौजवानों ने कहा नौकरी दो, नौकरी दो, फिर आपने कहा पकौड़ा तल लो, पकौड़ा तल लो, फिर आपने कहा पान की दुकान लगा लो, पान की दुकान लगा लो, फिर आपने कहा 4 साल की नौकरी कर लो सेना में, 4 साल की नौकरी। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार अगली योजना लेके आएगी कि इस देश के नौजवानों को मुफ्त में 5 करोड़ कटोरा बांटा जाएगा, भीख मांगो योजना। देश के प्रधानमंत्री को 73 साल की उम्र में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना है, लेकिन किसान का बेटा नौजवान सेना में 4 साल की नौकरी करेगा। ये भेदभाव क्यों है? 20 करोड़ नौकरियां आपने नहीं दी, फिर नौजवानों ने कहा नौकरी दो, नौकरी दो, फिर आपने कहा पकौड़ा तल लो, पकौड़ा तल लो, फिर आपने कहा पान की दुकान लगा लो, पान की दुकान लगा लो, फिर आपने कहा 4 साल की नौकरी कर लो सेना में, 4 साल की नौकरी। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार अगली योजना लेके आएगी कि इस देश के नौजवानों को मुफ्त में 5 करोड़ कटोरा बांटा जाएगा, भीख मांगो योजना। आप कहते हैं आप दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। अरे ये तो सच्चाई बताइए कि ये 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था किसके लिए है? आपने चंद पूंजीपतियों का 16 लाख करोड़ रुपए माफ किया। ये इस देश की सच्चाई है। ये है आपके विकसित भारत के खोखले बजट की सच्चाई। हर वर्ग को आपने चोट पहुंचाने का काम किया। मान्यवर, ये बजट हिंदुस्तान के किसान के खिलाफ है, ये बजट हिंदुस्तान के नौजवान के खिलाफ है, ये बजट हिंदुस्तान के व्यापारियों के खिलाफ है। ये बजट सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के मित्रों के लिए बनाया गया है। इनको जेल में आना है। वन सेकंड